नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हैं मैं हूं गोपाल झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिक्षक नेताओं ने डीओ को दी धमकी, कहा कर्मचारियों से रहें सावधान, इसी में है भलाई। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का नहीं हुआ परिणाम घोषित, परेशान हो रहे बीएसटीसी के अभ्यर्थी। अफसरों को दी नसीहत, जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए लोगों को करें प्रेरित। भाजपा नेताओं ने की मनमुटाव दूर करने की अपील, मिशन 25 का आगाज। अब समाचार विस्तार से। गुरुजन एक बार फिर गुस्से में हैं। व्यवस्थाओं से आहत होकर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को दो टूक कह दिया कि अपने मातहतों से दूर रहो वरना ठीक नहीं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील से संबंधित इस खबर के साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे कलेक्ट्रेट की उस बैठक का अंश जिसमें जन्म और मृत्यु पंजीयन को लेकर आम जन में उदासीनता पर खूब मंथन हुआ। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे सेवा विकलांग संस्थान के उस बारे में, साथ ही दिखाएंगे उस दृश्य से साक्षात्कार भी करवाएंगे जिस लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों ने मंद बुद्धि के बच्चों के साथ परफॉर्मेंस दिया। ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ और भी खास खबरों पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक संघ प्रगतिशील की। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रतिनिधियों ने डीईओ को साफ सुथरे शब्दों में धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारियों को विभाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं, वे कर्मचारियों की सुनते हैं जबकि कर्मचारी पूरी तरह नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। शिक्षक नेताओं ने कहा कि अधिकारी उन कार्मिकों से सावधान रहें, इसी में उनकी भलाई है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष रामनिवास शर्मा के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में सभा अध्यक्ष भूपेंद्र कौशिक, प्रदेश कोषाध्यक्ष बेगराज खोत और जिला मंत्री राम लुभाया तिन्ना आदि शामिल थे। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाबूगिरी से शिक्षक परेशान हैं। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तो पूरी तरह मनमानी चलती है, भ्रष्टाचार का अड्डा है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। शिक्षक नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डीईओ को जिले के शिक्षण कार्य की जानकारी तक नहीं है। इससे साबित होता है कि वे बाबुओं के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर शिक्षकों का बोनस आहरण करने, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की सत्र 2013-14 की पात्रता के लिए जिले के समस्त बीईओ को पत्र लिखने, पूर्व में पदोन्नत शिक्षकों की रिव्यू करवाने, 2 वर्ष पूर्ण कर चुके वरिष्ठ अध्यापकों की स्थायीकरण कर नियमित वेतन दिलवाने, रिक्त पदों को भरने, शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं को वाहन भत्ते का भुगतान करवाने आदि की मांगे की। आखिर में शिक्षक नेताओं ने 2 टूक कहा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें, इसी में उनकी भलाई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु मांग पत्र दिया है, जिसमें मुख्य रूप से थर्ड ग्रेड से 2013-14 की पात्रता सूचियों के लिए आवेदन मांगना, रिव्यू डीपीसी का जो मुद्दा है, रिव्यू जो जिनकी डीपीसी रिव्यू डीपीसी है उन करवाने के लिए, और जो अध्यापक 2 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जिनका वरिष्ठ अध्यापक का जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उनको आज तक नियमित स्थिर वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनका वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, उसके लिए भी हमने डीओ को ज्ञापन दिया है, क्योंकि एक वर्ष उनका ऊपर हो गया है। और विद्यालयों में रिक्त पद भरने के लिए अंशदायी वेतन योग्य शिक्षक लगाने के लिए निर्देश भी प्रधानाचार्यों को लगाने के आदेश करवाने के लिए मांग पत्र में दिया है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां आ रही हैं उनको वाहन भत्ता नहीं दिया जा रहा, और राज्य सरकार ने जुलाई में आदेश किए थे और अगस्त में विड्रॉ कर लिया, और उनके लिए जो बच्चियां बाहरी ग्रामीण क्षेत्र से साइंस फैकल्टी या अदर फैकल्टी में पढ़ने के लिए शहर जिला मुख्यालय पर आ रही हैं, उनको वाहन भत्ता देने के लिए मना कर दिया है। उसके लिए भी हमने डीओ को मांग पत्र में दिया है कि मांग बढ़ाकर राज्य सरकार को तुरंत भिजवाई जाए और इसको कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। हमारी सबसे बड़ी शिकायत डीओ साहब से ये है कि भी ये अपने कार्यस्थल पर नहीं ठहरते हैं, और इस पूरे कार्यालय को यहाँ से लंबे समय से जो कार्यरत जो यहाँ के कार्मिक हैं, जो कार्यालय के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में अन्य प्रकार के कार्य और राजनीति करते हैं, जो अध्यापकों से पक्षपातपूर्ण उनके कामों को रुकवाते हैं और करते हैं, इस प्रकार के कार्मिकों से सावधान रहने की हमने इनको सलाह दी है। और हम सब लोगों ने इनको कह दिया है कि आप अपने हेडक्वार्टर पर रहें,
कार्यालय छोड़ करके नहीं जाए। इस प्रकार का डीओ जो एक पूरे जिले का मालिक होता है और उसको ये नहीं पता कि तेरे जिले में कितने अध्यापकों को वेतन मिल रहा है, कितने अध्यापक सेकंड ग्रेड के हैं, कितने फिक्स वेतन पर चल रहे हैं, अध्यापकों को 2 वर्ष के बाद में स्थायीकरण हुआ कि नहीं हुआ, वेतन स्थायीकरण हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार के डीओ साहब को हमने ये सलाह दी है कि आप कार्यालय के प्रति, सरकार की कार्य योजना के प्रति और अपने विभाग के प्रति समर्पित होकर के या यहाँ रह करके पूरे हनुमानगढ़ जिले के शिक्षकों के कार्य को संभालें, तो इसी में आपकी भलाई है। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं होने से बीएसटीसी अभ्यर्थियों में रोष है। गत वर्ष 11 अक्टूबर को ही परीक्षा का परिणाम 5 फरवरी तक घोषित नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला परिषद के माध्यम से आयोजित थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने से बीएसटीसी के अभ्यर्थी परेशान हैं। नौकरी की आस लगाए बैठे इन युवाओं ने आज जिला प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा जताई। उनका कहना था कि राज्य सरकार नई भर्तियों की घोषणा कर रही है, वहीं पूर्व में ली गई परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम जारी न कर राज्य सरकार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। गत वर्ष 11 अक्टूबर को ही परीक्षा का परिणाम 5 फरवरी तक घोषित नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के सामने आंदोलन की चेतावनी दी है। थर्ड ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा थी उसको 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं आया, न परीक्षा परिणाम आया है। सरकार हमें गुमराह कर रही है। अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है परीक्षा के जो परिणाम के, और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आए। अगर परिणाम में देरी हुई तो हम 5 तारीख के बाद आंदोलन और अनशन करेंगे। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। यहाँ पर सुख का मतलब जन्म से है और दुख का मतलब मृत्यु से। आपको बता दें कि दोनों ही स्थिति में पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर कि हनुमानगढ़ जिले में आज भी जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर लोगों में कम रुझान देखा गया है। इसी बात को लेकर आज एडीएम बीएल मेहड़ा ने अफसरों की भी क्लास ली। उन्होंने कहा कि वे लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो अथवा बुजुर्ग की मृत्यु, संबंधित सरकारी दफ्तर में इसकी सूचना देनी जरूरी है। उसे आप पंजीकरण भी कह सकते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ योजनाओं का प्रारूप तय होता है, बल्कि सरकार के काम काज पर भी फर्क पड़ता है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पुनिया, सुनीता चौधरी, हर्षवर्धन सिंह राठौड़ व सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह आदि शामिल हुए। एडीएम ने कहा कि आज भी लोग जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर गंभीर नहीं हैं। या तो वे बच्चों के एडमिशन के चक्कर में जन्म पंजीयन करवाते हैं या फिर बुजुर्ग की मौत पर सिर्फ संपत्ति संबंधी बंटवारे को लेकर मजबूरी में पंजीकरण करवाते हैं। दरअसल यह मजबूरी का पंजीयन है, जबकि होना यह चाहिए कि हर नागरिक इसे कर्तव्य माने। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता जन्म दर द्वारा ही ज्ञात होता है, वहीं मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मृत जन्म दर के आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है। मृत्यु के पंजीयन के वक्त मौत का कारण भी लिखा जाता है, जिसमें बीमारियों की प्रवृत्ति का पता लगता है। इससे ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में किस बीमारी का अधिक प्रकोप है। इन सब के आधार पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर ही शिक्षण संस्थाएं खोलने, पेयजल योजनाओं को लागू करने तथा बिजलीकरण करने की योजनाएं प्रभावी होती हैं। एडीएम के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से स्कूलों में बच्चों का एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी, राशन कार्ड आदि में नाम दर्ज करवाना और सामाजिक सुरक्षा का लाभ आदि मिलता है। वहीं मृत्यु पंजीयन के माध्यम से भूमि के नामांतरण तक होते हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया है पहचान। ऑनलाइन वेब पोर्टल पहचान को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीएम बीएल मेहड़ा ने माना कि आज भी उसको लेकर जिले में जागरूकता का अभाव है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया। एडीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि कोई मजबूरी में नहीं बल्कि अपना दायित्व समझकर पंजीयन करवाएं। जन्म और मृत्यु की सही सूचना, सही रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सरकार तो मतलब अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन तक में मतलब काफ़ी प्रोसेस है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे पास में भी आते हैं तो साहब अभी हमें फॉरेन जाना है
तो मेरिज का रजिस्ट्रेशन चाहिए हमारे को, जरूरत पड़ने लगी ना उसके आजकल, क्योंकि कुछ फॉरेन में जाने वाले बच्चे हैं या कोई भी जो जॉब लग गया तो उसके लिए क्या है मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है आजकल। तो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का बहुत पुराना मामला है, काफ़ी पुराने नियम भी बने हुए हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में तो एक ही आदत है ना कि जैसे सुविधा का संतुलन, कि जन्म का तो अपन मोटे तौर पे आदमी कम करवाता है, मृत्यु के अंदर केवल उसकी संपत्ति को नाम हो जाए तो इस लालच में और इस स्वार्थ में करवाता है। कांग्रेस की पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में होगा। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के मुताबिक सम्मेलन में जिले के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और महासचिव गुरदास कामत भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव जीतने की फिराक में है। पार्टी देहात मंडल ने आज मिशन 25 का आगाज कर दिया। इसमें उन्होंने आपसी मनमुटाव दूर करने की भी बात कही। भाजपा खेमे में काफी उत्साह है, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद कार्यकर्ताओं ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। देहात मंडल की बैठक में नेताओं ने तैयारियों पर चर्चा की। पार्टी नेता भीम सिंह राघव, भागीरथ सुथार, बलबीर बिश्नोई आदि ने आपसी मनमुटाव दूर कर मिशन 25 के टारगेट को हासिल करने का संकल्प दोहराया। सब साथियों को मिलजुल कर अपने मतभेद बुलाकर सबको एकजुट होकर इस लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जब अपने ये टारगेट जो 25 है, वसुंधरा जी ने और अपने प्रदेश नेतृत्व ने टारगेट 25 रखा हुआ है। उसका मतलब ये है 25 की 25 लोकसभा जो क्षेत्र है वो सभी सीटें अपने विजयी हो। इसके लिए अपने कड़ी मेहनत करनी है। इसलिए आज की जो बैठक है वो लोकसभा तैयारी की बैठक है और आज ही से आप मान लो भी लोकसभा तैयारी अपने चालू कर दी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए समाचार। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंद हैं पर बंद नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति है सेवा विकलांग के बच्चों की। कुछ मामलों में भले वे प्रकृति अनुरूप ना हो, लेकिन काफी कुछ उनमें वो खासियतें भी हैं जो आम बच्चों में नहीं। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी आज इस बात को जाहिर किया। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज जंक्शन स्थित सेवा विकलांग संस्थान का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों के साथ खूब मस्ती की। खास बात है कि सेवा विकलांग के बच्चों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। उनके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी से कम हैं। वहीं लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर आज न सिर्फ अच्छा लगा बल्कि काफी कुछ सीखा भी है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बच्चे इतने प्यारे हैं, उनके साथ हमें मस्ती कर कर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बार बार आना चाहेंगे। किस तरह के बच्चे हैं ये? यहाँ पर कुछ मेंटली रिटायर्ड हैं, कुछ फिजिकली रिटायर्ड हैं, हर टाइप के बच्चे, पर उनमें इतनी ज्यादा अच्छाई है उनमें कि उनके साथ खेलने में उन्हें उनकी कमी महसूस नहीं होती और हम बार बार उनके साथ हम खुशकिस्मती हमारी कि हम लोग यहाँ आ पाए उनके साथ। सच्ची में देखा जाए तो ये लोग इतने अच्छे कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते। ये लोग ना सुन सकते कुछ, ना कुछ बोल सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन जिस तरह से बिहेव करते हैं उनका बिहेवियर भगवान की मतलब हमारी भी खुशकिस्मत है कि आज हम इनसे मिल पाए, इनके साथ खुशी मना पाए। तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें कि आज हम यहाँ
आए, इनके साथ इनका एंजॉय किया। इस चांस को बहुत मिस करेंगे हम लोग, और हम लोगों से भी बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आए, इनसे मिले, ताकि इनको भी खुशी और अपने परिवार की याद ना आए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये भले ही डेफ एंड डम हो, मैं कुछ मेंटली रिटायर्ड चाहे फिजिकली रिटायर्ड हो, बट इनमें बहुत सारी ऐसी अच्छाई और स्पेशल कैपेबिलिटीज और टैलेंट है जो इवन हम ही हैं। भगवान ने इन्हें इतना कुछ दिया है कि इनकी जो कमी है वो हमें नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमसे किसी भी एंगल से कम है। उल्टा हमें ये ज्यादा महसूस होता है कि इवन ये हमसे ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा टैलेंट है और ये गॉड गिफ्टेड है स्टूडेंट्स, और हमें इनके साथ आकर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सभी को यहाँ पे आना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। यहाँ आकर हमने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ देखा भी है, और इनके साथ जो खुशी हमने महसूस की वो शायद पहले कभी महसूस नहीं की हमने। खास बात है कि लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के बच्चे सेवा विकलांग के बच्चों के लिए उपहार लेकर आए थे। उन्होंने इसकी व्यवस्था जेब खर्च में बचत कर की थी। हम लोग यहाँ छोटे बच्चों से सेवा विकलांग के जितने भी यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड और जो कम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे मिलने आए हैं और उनकी देखने आए हैं कि वो लोग कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं और कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने इन्हें बुक्स दी हैं, कॉपीज दी हैं, किताब और थोड़ी सी अमाउंट भी दी है, और 3 हियरिंग मशीन्स भी दी हैं, कारपेट दिया है और पल्सेस, दाल, ये सब दिया है हमने। ये सब भी कलेक्शन है, कहाँ से किया है? हम सब बच्चों ने मिलकर रुपए कलेक्ट किए हैं, डोनेशन किया है, और फिर उससे हम लोगों ने सामान खरीदकर इन बच्चों को दान दिया है। सेवा विकलांग संस्थान के स्पीच थेरेपिस्ट उत्तम शुक्ला ने न सिर्फ बच्चों का स्वागत किया बल्कि संस्थान की तरफ से आभार भी जताया। सेवा विकलांग में लिटिल फ्लावर के सभी बच्चे स्कूल में आए और बच्चों के साथ खूब घुले मिले, डांस किया, और इन्होंने अपने कई दिनों से इनका कार्यक्रम ये चल रहा था कि पैसे इकट्ठे करने के बाद में इन्होंने क्लास वाइज पैसे इकट्ठे करके स्कूल को दाल, चीनी, चावल, चाय पत्ती, कपड़े आदि की व्यवस्था की, और बच्चों के लिए खिलौने, कॉपी, किताबें, ये सारी व्यवस्था करके बच्चों के साथ खूब मनोरंजन किया और खूब घुले मिले। हमारे बच्चों को ऐसे नॉर्मल बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता है, और इनके साथ कोऑपरेशन अगर हो जाए तो इन्हें हीन भावना नहीं होती है। और हम सेवा विकलांग परिवार की ओर से इन सभी बच्चों का, लिटिल फ्लावर के सभी टीचर्स का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उत्तम शुक्ला के मुताबिक सेवा विकलांग संस्थान में 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वे हैं जो मंद बुद्धि हैं, दूसरे मूक बधिर। उनकी अलग अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं और मूक बधिर बच्चे हैं। अलग अलग इनकी क्लासें हैं, अलग अलग कार्यशैली है इनकी। मूक बधिर बच्चों को जो है वो स्पीच थेरेपी से और सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। मंदबुद्धि बच्चों की समस्याएं जो हैं वो उनके अनुसार क्लास हैं उनकी। श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रविवार शाम को वार्षिक फैशन शो ट्रेंड 2014 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शानदार रोशनी व कर्णप्रिय संगीत में छात्राओं ने फैशन का प्रदर्शन किया। वार्षिक फैशन शो में श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने 6 वर्गों में अलग अलग 52 परिधानों में अपने रचनात्मक व फैशन के नवीन रंगों को पेश किया। विभागाध्यक्ष मोनिका चावला ने बताया कि फैशन शो में कुर्ती, गाउन जैसे पाश्चात्य पोशाकों के साथ साथ स्वदेशी सूट व साड़ियों को रैंप पर पेश किया गया। कार्यक्रम के लिए विशाल स्टेज व रैंप का विशेष निर्माण किया गया था। शानदार रोशनी व मधुर संगीत में रैंप पर चल रही मॉडल्स को पोशाक के अनुरूप सजाने और आकर्षक प्रस्तुति का जिम्मा ड्रीम राजस्थान की टीम ने निभाया। वहीं दर्शकों के मनोरंजन के लिए छात्राओं ने समूह नृत्य की भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के बाद अतिथियों परमजीत कौर सिद्धू, मंजुला गर्ग व प्रोफेसर सुमन चावला ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। से
पानी की किल्लत। है ना कमाल की बात, लेकिन यह सच है। दरअसल शहरी क्षेत्र की यह तस्वीर है। जिला मुख्यालय स्थित दूधवाल कॉलोनी के बाशिंदों ने आज जलदायी विभाग के एएन से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। एक तो शहरी क्षेत्र यानी जिला मुख्यालय, दूसरा ठंड का मौसम और तीसरी आश्चर्यजनक बात यह कि पेयजल किल्लत। यह दास्तान है दूधवाल कॉलोनी की। दूधवाल कॉलोनी वार्ड नंबर 23 के क्षेत्र में आती है। बताया जाता है कि वार्ड में पेयजल पाइपलाइन काफी ऊंची है, जबकि स्वामी कॉलोनी का क्षेत्र निचले लेवल पर है। जलदायी विभाग एक ही पाइप से पानी की आपूर्ति करता है, इसलिए दूधवाल कॉलोनी में पानी की समस्या रहती है। वार्ड के नागरिकों ने भूप चौरान के नेतृत्व में एएन रंजीत खालिया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों कॉलोनी में अलग अलग समय पर पानी आपूर्ति हो। लोगों का कहना था कि पानी की समस्या के कारण उन्हें मजबूरी में 300 रुपये के हिसाब से टैंकर में पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पानी की समस्या है जी हमारे दूधवाल कॉलोनी में, बिल्कुल तीसरा हमारा 300 रुपया कैंटर का देवा, 300 रुपया मोल को पानी पिया। आज कितना साल हो गया कॉलोनी बसी है, 20 साल हो गया बसी है, आज तक हमारा कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। इसलिए हम पुकार है कि पानी मिलना चाहिए हमें। कैंटर मोल का पानी आता है जी, वो पीते हैं। पैसे भी लेते हैं क्या? रुपये 300 लेते हैं, प्राइवेट है, कोई सरकारी थोड़ा ही है। अब तो कह रहे हैं जी तुम्हारा काम करेंगे। नंबर 23 से कनेक्ट कॉलोनी दूधवाल कॉलोनी है जी। इसमें कई वर्षों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पाइपें बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। स्वामी कॉलोनी नीची होने के कारण पानी वहां जाता है, दूधवाल कॉलोनी ऊंची होने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हमारी मांग ये है कि एक तो वहाँ बाल लगाया जाए जिससे 1 घंटे सप्लाई दूधवाल कॉलोनी में हो, 1 घंटे सप्लाई स्वामी कॉलोनी में हो, और जितनी भी लीकेजें हैं वो सारी बंद की जाए। दूधवाल कॉलोनी के लोग टैंकर से मंगवा कर पानी पीते हैं, 300 रुपये टैंकर वाला लेता है और महीने में 4 टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। गरीब आदमी कितने पैसे बर्बाद करेगा ऐसे पानी के लिए। सरकारें आती रहती है जाती रहती हैं, चुनावों के टाइम ये वादे किए जाते हैं भी हम आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने व्यवस्था नहीं की है। 15 साल हो गए लोगों को टैंकर से पानी मंगवाते। ये जो दूधवाल कॉलोनी है ये क्या है कि पीएसपी है, यहाँ कनेक्शन नहीं है, घरों में कनेक्शन नहीं है, पीएसपी स्कीम है। तो ये लोग बाग कह रहे हैं कि भी हमें भी कनेक्शन दिए जाए, और ये ट्यूबवेल से अपनी जुड़ी हुई है, ट्यूबवेल के माध्यम से इनको पानी देते हैं। ये है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। क्रिकेट सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों की माटी तक जुड़ चुका है। गांव झांबर में चल रही श्रीमती गंगा देवी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में 40 टीमों ने भाग लिया। आखिर में फतेहपुर ढालिया की टीम ने मैच जीत लिया। क्रिकेट का क्रेज बरकरार है। गांव में तो अब इसका जुनून देखते ही बनता है। निकटवर्ती गांव झांबर में इन दिनों श्रीमती गंगा देवी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। इनमें करीब 40 टीमें भाग ले रही हैं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे देवीलाल ढाका, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हनुमान सिंह ढाका। विशिष्ट अतिथि थे पन्नालाल झांबर, हंसराज खीचड़, झंडूराम, विजय ढाका, जगदीश ढाका, काशीराम स्याग व अमीलाल ढाका। खास बात है कि फतेहपुर ढालिया और नंदराम की ढानी के बीच बेहद रोमांचक मैच चल रहा था। फतेहपुर ढालिया की टीम ने 15 ओवरों में 234 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन नंदराम की ढानी की टीम 163 रनों पर ही ढेर हो गई। इस तरह फतेहपुर ढालिया की टीम ने 71 रनों से मैच जीत लिया। इस दौरान जो ही चौके या छक्के लगते दर्शकों की हुटिंग शुरू हो जाती, वहीं किसी खिलाड़ी के आउट होते ही खूब जश्न मनाए जाते।
एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी, सामना करेंगे रन, टोटल स्कोर 15 रन। विंसेंट की बॉल, रन में 6 रन। विंसेंट की अगली बॉल, सामना करेंगे रन और रन में 6 रन। लॉन्ग डिस्टेंस स्कोर। विंसेंट की अगली बॉल, सामना करेंगे रन और रन में 4 दिया और बाकी लगी है शानदार फील्डिंग की और रन में किया। पानी से लगने वाला रमन जो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, वो आउट हो चुके हैं। इसमें 40 टीमों ने भाग लिया है। फाइनल में पहुंची है फतेहपुर डालिया वर्सेस नंदराम की ढाणी, जो फतेहपुर डालिया ने 15 ओवर में 234 रन का टारगेट दिया है। इनको सभी को ट्रॉफियां दी जाएगी, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट बैट्समैन। तमाम आंदोलनों के बावजूद नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गति थम नहीं रही है। परिषद के माध्यम से शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेसिया क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा पुलिया व नाली निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा कथित रूप से गुणवत्ता की अनदेखी कर अमानक सामग्री का उपयोग करने पर वार्ड के नागरिकों ने विरोध जताया। लोगों ने आयुक्त से वार्ड में घटिया निर्माण कार्य की शिकायत भी की, तो सहायक अभियंता ने मौके का निरीक्षण भी किया। अय्यर ने ठेकेदार से निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात कहते हुए फिर से निर्माण करवाने की बात कही। लोगों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार ने काम बीच में ही बंद कर दिया, जिससे वार्ड वासियों की काफी परेशानी हो रही है। परेशान लोगों ने कहा कि अगर नगर परिषद ने नियमानुसार निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बालू रेत के अंदर ये चिनाई हो रही थी, तो ठेकेदार को कहा, तो ठेकेदार ने कहा भाई हम तो 50% कमीशन देते हैं, सही निर्माण होगा। उसके बाद में हमने एएन साहब को और कमिश्नर साहब को टेलीफोन किया और एएन साहब मौके पर आए और उन्होंने घटिया निर्माण देख के सारा निर्माण तोड़वा दिया। अब वो ठेकेदार ये कह रहे हैं कि अगर बनाना है तो हम तो वो उसी तरह का बनाएंगे, अच्छा बनवाना है तो जाइए ना एएन और कमिश्नर के पास जाओ। तो अब 2 दिन से काम बंद है, आना जाना बंद है, न कोई निकल सकता है न कोई और। तो यहाँ पूरे मोहल्ले में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ये पुली का निर्माण हो रहा है, इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है और खाली बजरी और रेते से इसको बनाया जा रहा है, जिसे कब से बंद पड़ा काम? ये अभी पिछले 3-4 दिनों से बंद पड़ा है काम। और ये ऐसे ही पड़ा है? हाँ जी, ऐसे ही पड़ा है। इससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, वाहन जो है नहीं निकल रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।